हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जिसे हम प्राइस लेवल चेंज अकाउंटिंग के नाम से भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें जो भी हम असेट्स की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं वो हम उनकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। अब जो इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारी असेट्स हैं, जो बुक वैल्यू है, जो हिस्टोरिकल वैल्यू पे हमें उन्हें रिप्रेजेंट कर रखा है, वो करेक्ट मैच नहीं होती है उसकी मार्केट प्राइस से। इसीलिए हमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो हिस्टोरिकल प्राइस पर जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो करंट जो हमारी कंपनी की वर्थ है वो हमें पता नहीं लग सकती है। इसलिए जो कंसेप्ट है, जो जिन कंपनीज़ में बहुत हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है वहाँ पर हम इस इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारी जो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग की लिमिटेशन है उसको दूर करने के लिए बनाया गया है। इसमें हम असेट्स को हमारे करंट मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं और हम अपने करंट जो कंपनी की वर्थ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। कुछ लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसकी वजह से हम जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का कंसेप्ट है ये लेकर आए हैं। तो सबसे पहले फेलियर टू डिस्क्लोज द करंट वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज, कि हम सारी चीज़ें जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी असेट्स को, हमारी लाइबिलिटीज़ को, हर चीज़ को। तो इसकी वजह से जो हमारी कंपनी की रियल वर्थ है, वो हम एंटरप्राइज की जो रियल वर्थ है वो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है अनरियलिस्टिक फिक्स्ड एसेट्स वैल्यूज़, कि हमने उसे बहुत ही हिस्टोरिकल प्राइस पे रिप्रेजेंट कर रखा है, जबकि आज की उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कुछ और ही है, तो वो अनरियलिस्टिक वैल्यू पे बेस्ड होता है। इनसफिशिएंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब जो हम उसमें डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न बनाते हैं वो उसी कॉस्ट के बेस पर बनाते हैं जो कि करंट के लिए उसका कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होने की वजह से वो हमारी कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं रिप्रेजेंट कर पाती है। नेक्स्ट है इनएक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, जब हम सारी चीज़ हिस्टोरिकल प्राइस पे कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन भी फिर उसी पर ही चार्ज कर रहे हैं, तो हमारा जो करेक्ट प्रॉफिट है, एकदम जो कंपनी का ट्रू प्रॉफिट है, वो भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इनकम्पेरेबल आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आज के हिसाब से और पर्टिकुलरली जब हमने उस असेट्स को परचेज़ किया था हम उस प्राइस पर अपनी असेट्स को रिकॉर्ड करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर कंपैरिजन भी नहीं हो पाता है। डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू प्लांट्स, अब एक प्लांट हमने 2017 में परचेज़ किया, एक हमने 2013 में परचेज़ किया। अब दोनों के जो प्राइस हैं उनको हमने हिस्टोरिकल नेचर पे रिकॉर्ड कर रखा है, तो हम उन दोनों प्लांट्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2013 में उस टाइम के प्राइजेस रिकॉर्ड है और 2017 में वो वाले प्राइस रिकॉर्ड है। करंट का कोई रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं है, तो इसकी वजह से हम दो प्लांट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को भी यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते हैं। ये कुछ लिमिटेशन थी हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसकी वजह से हम अपना जो कंसेप्ट है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का ये लेकर आए हैं। तो आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम ट्रू और फेयर वो रिप्रेजेंट कर सकें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो ट्रू और फेयर व्यू दिखाए हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का, क्योंकि हम उसे करंट लेवल यानी कि करंट मार्केट प्राइस पर उन सारी चीज़ों को शो करेंगे, तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो भी सही निकल कर आएगी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए एडुकेट फंड, हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का यूज़ इसलिए भी करते हैं ताकि रिप्लेसमेंट के टाइम हमारे पास जो फंड है मशीन को परचेज़ करने के लिए, असेट को परचेज़ करने के लिए, वो भी पूरी तरह से हो। रियल वर्थ भी इससे हम कंपनी की फाइंड आउट कर सकते हैं, असेट्स को हम उनके रियल वैल्यू पे शो कर सकते हैं, और कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी ये जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो इसलिए हम अपनी जो अकाउंटिंग है उसमें लेकर आए एक कंसेप्ट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, प्राइस लेवल चेंज अकाउंटिंग का। अब है मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बेसिकली 4 मेथड हैं, जिसमें सबसे पहला है करंट परचेजिंग पावर मेथड, सेकंड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, थर्ड है करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड, और फोर्थ है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि कोई भी 4 हमें मेथड्स दे देंगे और पूछ सकते हैं कि कौन सा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मेथड नहीं है। तो ये 4 इसके मेथड है जो हमें पता होने चाहिए कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का हम यूज़ करते हैं। तो अब इनको एक एक करके अब इनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। फर्स्ट है हमारा करंट परचेजिंग पावर मेथड। करंट परचेजिंग पावर मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कंपनी की असेट्स है, जो भी हमारी कंपनी की करंट असेट्स है, उनको पास्ट वैल्यू की जगह हम उनकी करंट वैल्यू पर लाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं जर्नल प्राइस इंडेक्स को, यानी कि जर्नल प्राइस इंडेक्स की हेल्प से जो हमारी पास्ट की फिगर्स हैं उसको हम अपनी करंट फिगर्स पर लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपना कन्वर्जन फैक्टर निकालते हैं। कन्वर्जन फैक्टर के लिए सबसे पहले अगर मैं 2020 की हम निकालना चाहते हैं
तो आज का जो इंडेक्स है 2020 का जो इंडेक्स है उसको ऊपर रखेंगे, और जो जिस टाइम हमने उस मशीनरी या उस असेट्स को परचेज़ किया था उस टाइम क्या इंडेक्स था उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें गिवन भी है कि एक मशीनरी हमने 2010 में परचेज़ करी 1,00,000 रुपीज़ की, और उस टाइम उसका जो इंडेक्स था वो था 200, और 2020 में जो करंट प्राइस इंडेक्स है वो है 400। तो बताओ कि उस मशीनरी की आज वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम कन्वर्जन फैक्टर निकालेंगे। कन्वर्जन फैक्टर निकालने के लिए जो आज का प्राइस इंडेक्स है, जो आज का इंडेक्स है उसको ऊपर रखेंगे। तो आज का इंडेक्स है 400, उसको ऊपर रखेंगे, और जो इंडेक्स जब हमने मशीनरी को परचेज़ किया था जब था 200, उसको हम नीचे रखेंगे। इसकी हेल्प से हम आज का जो भी हमारा कन्वर्जन फैक्टर है उसको निकाल लेंगे। जैसे कि हमारा कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर आया 2। उसके बाद हम अब उस मशीनरी को हम आज के प्राइस पर लाना चाहते हैं, तो जो परचेज प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने कन्वर्जन फैक्टर से। तो इस तरीके से इस मेथड में, करंट परचेजिंग पावर मेथड में, हम अपनी जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हिस्टोरिकल प्राइस से अपने करंट प्राइस पर लेकर आ सकते हैं। कन्वर्जन फैक्टर की हेल्प से जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देंगे। जो भी हम डिवाइड तो करेंगे, जो इंडेक्स हिस्टोरिकल प्राइस मतलब जो जिस साल हमने उस मशीन को ख़रीदा था जब इंडेक्स जो था उससे डिवाइड करेंगे, और जो करंट का इंडेक्स है जैसे 2020 का जो इंडेक्स है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हमें निकालना था कि वैल्यू क्या होगी कोई भी मशीनरी या असेट्स की, कि इतनी वैल्यू है, पहले का इंडेक्स ये था और अब का इंडेक्स ये है। तो सिंपली था कि वो वैल्यू लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो आज के इंडेक्स से, डिवाइड कर दो जो पास्ट वाला इंडेक्स था उससे, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ मशीन आ जाएगी वो फाइंड आउट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अब सबसे पहले तो जो हमारा करंट परचेजिंग पावर मेथड था उसकी एक डिसएडवांटेज ये थी कि वहाँ पर हम जर्नल प्राइस इंडेक्स को लेकर चलते थे। जर्नल प्राइस इंडेक्स मतलब जो हर एक इंडस्ट्री पर एप्लीकेबल है, लेकिन हर एक इंडस्ट्री की ग्रोथ अलग है, हर एक इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी अलग है, हर किसी मतलब हर एक का स्पेसिफिक इंडेक्स को लेकर नहीं चल रहा था वो मेथड। जबकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड क्या कहता है कि हम हर चीज़ के लिए एक ही जो इंडेक्स है उसको लेकर नहीं चल सकते हैं, बल्कि हमें हर एक चीज़ के लिए उस सेक्टर का जो पर्टिकुलरली स्पेशल या स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स है उसको लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम जर्नल प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते थे, लेकिन इसमें हम स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते हैं। जो भी हमारा परचेज प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करना है हमें करंट ईयर के स्पेसिफिक वाले प्राइस इंडेक्स से, और डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर के स्पेसिफिक वाले इंडेक्स से। सेम वही चीज़ है, बस वहाँ पर हम जर्नल प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते हैं, और जबकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग उस वाली लिमिटेशन को दूर करता है कि वहाँ पर हमें एक ही प्राइस को, एक ही इंडेक्स को कैरी ऑन नहीं करना है कि हर एक सेक्टर पर एक ही इंडेक्स एप्लीकेबल होगा, बल्कि जो सेक्टर से रिलेटेड जो उसका स्पेसिफिक इंडेक्स है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, और उसमें हमें करंट वाले से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जबकि जो पास्ट वाला था उससे हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी जो बैलेंस जो हमारी आइटम्स हैं उसको अपनी करंट वैल्यू पर लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट है करंट वैल्यू अकाउंटिंग। करंट वैल्यू अकाउंटिंग, अब इस मेथड की ये डिसएडवांटेज थी कि हमने जो स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स है उससे भी मल्टीप्लाई कर लिया, फिर भी जो हमारी करंट वैल्यू है और जो उससे वैल्यू आई है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता था, इसलिए हम अपना कंसेप्ट लेकर आए करंट वैल्यू अकाउंटिंग का। करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड कहता है कि जितनी भी बैलेंस शीट की आइटम्स हैं उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऑन द बेस ऑफ करंट मार्केट वैल्यू। तो इस मेथड में हम जितनी भी आइटम्स होती हैं बैलेंस शीट की उसको हम अपनी करंट मार्केट वैल्यूज़ पर उसको चेंज कर देते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में। तो करंट वैल्यू अकाउंटिंग उसकी लिमिटेशन को दूर करता है कि वो जो था वो जो हम जर्नल प्राइस इंडेक्स या स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स से जो प्राइस लेकर आए हैं वो हमारा जो मार्केट प्राइस है अभी भी उससे मैच नहीं हो रहा था, यानी कि मार्केट प्राइस में और इस वाले प्राइस में अभी भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट था, यानी कि वो भी करेक्ट पिक्चर को शो नहीं कर पा रहा था। इसलिए हम जो कंसेप्ट लेकर आए हैं वो करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड का लेकर आए हैं। नेक्स्ट है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो रिकमेंड किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी जिसका नाम है सैंडीलैंड्स कमेटी इन 1975। किसके चेयरमैनशिप के अंडर था ये? मिस्टर फ्रांसिस की, जिन्होंने ये जो मेथड है इसको रिकॉग्नाइज़ किया है इन 1975। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आया भी हुआ है कि करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, क्वेश्चन आया था कि सैंडीलैंड कमेटी ने कौन सा मेथड जो है वो रिकमेंड किया हुआ है, तो वो है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, जो कि सैंडीलैंड कमेटी जिनके चेयरपर्सन थे मिस्टर फ्रांसिस, इन 1975 उन्होंने इस मेथड को रिकॉग्नाइज़ किया था, उन्होंने इस मेथड को हमें दिया था।
इस मेथड के अंदर क्या होता है, करंट वैल्यू अकाउंटिंग में तो हम सिर्फ अपनी बैलेंस शीट को आइटम्स को अपने करंट प्राइस पर लेकर आते हैं, लेकिन इसके अंदर हम P&L प्लस हमारी जो करंट बैलेंस शीट है उन दोनों की ही आइटम्स को अपनी करंट कॉस्ट में, करंट वाली जो इंडेक्स है या करंट वाली जो वैल्यूज़ है उस पर लेकर आते हैं, करंट प्राइस से उसको मल्टीप्लाई करके करंट प्राइस पर ही उनको लेकर आते हैं। मतलब करंट वैल्यू इसमें बैलेंस शीट के आइटम्स की भी प्लस P&L दोनों की आइटम्स की ही करंट वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। जबकि करंट वैल्यू मेथड अकाउंटिंग क्या था कि उसमें हम सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स को चेंज करते थे, इसमें बैलेंस शीट प्लस P&L दोनों की आइटम को ही चेंज करेंगे और उन्हें अपने करेक्ट मार्केट प्राइस पर लेकर आएंगे। तो ये 4 मेथड थे, जिसमें से पहला मेथड एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला मेथड है करंट परचेजिंग पावर मेथड। करंट परचेजिंग पावर मेथड बताता है कि जितनी भी आइटम्स है उनको हम जनरल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर चेंज कर देंगे, यानी कि करंट प्राइस पर ले आएंगे। उसकी डिसएडवांटेज ये है कि वो जनरल प्राइस इंडेक्स को यूज़ करता है, स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स को यूज़ नहीं करता है, जबकि हर एक सेक्टर का अलग अलग इंडेक्स होता है। तो हम एक जनरल इंडेक्स हर एक सेक्टर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये उसकी लिमिटेशन थी। इसलिए हम लेकर आए अपना रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। उसने क्या किया, उसने हर एक सेक्टर का अपना अपना स्पेसिफिक इंडेक्स को यूज़ किया और उसके बेस पर हमें जो वैल्यू दी, हमारी वैल्यू को दिया। थर्ड मेथड है करंट वैल्यू में अकाउंटिंग मेथड। उसकी रिप्लेसमेंट की ये डिसएडवांटेज थी कि अभी भी जो हमारा मार्केट प्राइस है और जो प्राइस हम उस इंडेक्स का यूज़ करके निकाल रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप था, इसलिए हम अपना करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड लेकर आए। लेकिन करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड जो था वो सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स को रिकॉग्नाइज करता था, इस वजह से हमारा करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड आया, जिसमें हम बैलेंस शीट प्लस P&L दोनों की ही आइटम को हम उनको करंट वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकर आते हैं। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड हमें सैंडीलाइन कमेटी ने दिया था 1975 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर फ्रांसिस। आगे है मेरिट्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। क्या मेरिट्स हैं इसके कि अब मेरिट्स क्या है इसके कि इसमें हम इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, ये मोस्टली वहीं यूज़ आता है, उन्हीं कंट्रीज़ में यूज़ आता है जहाँ पर जो इन्फ्लेशन होता है ना उसकी रेट बहुत ही ज़्यादा होती है। इससे हम अपनी जो करंट प्रॉफिटेबिलिटी है उसको जज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल होता है ये। इससे हमारी जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू को रिप्रेजेंट कर सकती है। दो प्लांट जो है जो हमने डिफरेंट डेट पर परचेज किया है, सपोज एक 2015 में किया है, एक 2017 में किया है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में हम उन दोनों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमने हिस्टोरिकल प्राइस पर उनको लिखा हुआ है। लेकिन अब हमने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को अगर फॉलो किया है तो हम उनकी जो वैल्यूज़ हैं उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सारी फिगर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, रेशियोज़ निकाल सकते हैं, अपनी कंपनी के रियल वर्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है इसकी डीमेरिट्स क्या है। सबसे पहला है चेंजिंग इन प्राइस इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि जो प्राइस है ना वो तो हमेशा चेंज ही होता रहता है। ठीक है, आज हमने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के हिसाब से बनाया, कल फिर प्राइस चेंज हो जाएगा, फिर प्राइस चेंज हो जाएगा, तो बारी बारी प्राइस तो चेंज होता रहता है। उसके हिसाब से हम बहुत मुश्किल है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो करना कि जो प्राइस है वो हमेशा चेंज ही होता रहता है। तो ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है। दूसरा है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है, इसके हिसाब से डाटा को गैदर करना, प्रोसेस करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। थर्ड है कि डिफ्लेशन के टाइम पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड इज़ अ लोअर साइज एंड इट वुड डज नॉट रिफ्लेक्ट अ ट्रू पिक्चर, कि इन्फ्लेशन के टाइम तो ठीक है हम इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डिफ्लेशन के टाइम तो हम इसको कैसे फॉलो करें, फिर हमें उनको सारी फिगर्स को डिफ्लेटिंग वैल्यू पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर फिर ये जो मेथड है वो यूज़फुल नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है क्या, कितने मेथड्स हैं उसके। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है करंट परचेजिंग पावर मेथड, और एक जो लास्ट वाला मेथड है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। और इनकी लिमिटेशन क्या है कि इस वजह से हम दूसरा मेथड लेकर आए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।